देखो, सबसे पहला जो स्वर संधियों में हमने देखी वो थी दीर्घ। रिवाइज कर लीजिए एक बार ताकि क्रम क्लियर बना रहे। पहली कौन सी है? दीर्घ। और दीर्घ की खासियत क्या है वो देख लें। दीर्घ में प्रारंभिक वर्णों को जोड़ा जाता है। प्रारंभिक वर्ण कौन से? आ, ई, उ और ऋ। इनके साथ जोड़ा जाता है कौन? समान वर्ण। अब एक बात याद रखें कि समान वर्ण तो निश्चित कर दिया कि वर्ण कैसा रहेगा, समान ही रहेगा। लेकिन दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि वो जो समान वर्ण होगा वो लघु या दीर्घ कुछ भी हो सकता है। ठीक, यही कंडीशन यहां भी है। जो जोड़ा जाएगा वो लघु या दीर्घ कुछ भी हो सकता है। ठीक, इनका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा समान दीर्घ स्वर। बस इतना ही तो है, केवल इतनी बात याद रखनी है। पहले में केवल इतना याद रखना है कि आ, ई, उ और ऋ इनके साथ समान जोड़ा जाएगा। अब ये आपस में लघु या दीर्घ कुछ भी हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाले भी लघु या दीर्घ हो सकते हैं, ये वाले भी लघु या दीर्घ हो सकते हैं। परिणाम क्या आएगा? परिणाम समान आएगा और दीर्घ स्वर हो जाएगा। सीधा सा मतलब ये हुआ कि आ के साथ अगर आ जोड़ा जाएगा तो बड़ा आ हो जाएगा, ई के साथ ई जोड़ी जाएगी तो बड़ी ई हो जाएगी, उ के साथ उ जोड़ा जाएगा तो बड़ा उ हो जाएगा। हालांकि ऋ के साथ भी ऋ जोड़ा जाएगा तो बड़ा ऋ होगा, लेकिन बड़ा ऋ जैसा कुछ होता नहीं है क्योंकि दोनों के उच्चारण बिल्कुल एक जैसे ही होंगे। तो एक जैसे होंगे तो लिखते भी उसको वैसे ही है। लेकिन अगर कभी दो चूल्हे लगे हुए मिल जाए तो इसका मतलब समझ लेना कि क्या हुआ होगा? दो ऋ जोड़े गए होंगे लेकिन उच्चारण में कोई अंतर आता नहीं। ये हो गई दीर्घ। दीर्घ के बाद दूसरी जो संधि है गुण है, गुण स्वर संधि। अब गुण की खासियत क्या है? गुण में और अगली में, वृद्धि में, इनकी खासियत यह है कि इनमें आ के साथ अन्य वर्ण जोड़े जा। ठीक, आ के साथ अन्य वर्ण जोड़े जा। आ मतलब आ और आ, इनके साथ अन्य। अब अन्य दो संधियों में मिलाकर के जोड़े जा रहे हैं तो आधे पहले जोड़ दिए जाएंगे, आधे बाद में। और आधा कहां पे होगा? स्वरों में। ऋ से आधा होता है, ऋ के पहले और ऋ के बाद में, वहां से आधा होता है। तो इसका मतलब यहां पे आ के साथ जो जोड़े जाएंगे उनमें ई होगी, मतलब दोनों ही ई हो सकती हैं, उ हो सकता है और ऋ हो सकता है। ये कंडीशन होंगी। अब ये कंडीशन होंगे तो यहाँ क्या कह दिया गया कि समान वर्ण मिलेगा, लेकिन यहाँ थोड़ा अंतर आ जाएगा। आ के साथ अगर ई जुड़ेगी तो ए हो जाएगा, आ के साथ उ जुड़ेगा तो ओ हो जाएगा, और आ के साथ अगर ऋ जुड़ेगा तो अर हो जाएगा। बस इतना याद रखना, ये तीन कंडीशंस है। अब आ के साथ जोड़ने के लिए क्या बचा वो यहां जुड़ जाएगा। अब क्या क्या बचा आ के साथ जोड़ने के लिए? ए बचा है और ओ बचा है। चूंकि इसका नाम ही है वृद्धि तो क्या होगा? वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि क्या होगी? अब मैक्सिमम यही तो बन सकता है, तो इतना ही बन जाएगा, ए और औ। अब यहां तक एक चीज आपने देख ली कि कुछ भी छोटा या बड़ा है, इससे फर्क ही नहीं पड़ता किसी में भी। छोटा बड़ा, यहाँ पे छोटे बड़े हो गए, यहाँ छोटे बड़े हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ा, रिजल्ट सेम आ रहा है। यहाँ भी ऐसे ही। अब एक चीज देखो, हमने पहली संधि में तो सेम चीजों को जोड़ लिया, एक तरह के स्वरों को जोड़ लिया। दूसरी और तीसरी दोनों हो गई तो हमने क्या निपटा पाया? और अब स्वरों में दो संधियां बची हैं और आ के बाद जितने भी वर्ण हैं उनके साथ अन्य वर्णों का जोड़ना बाकी है। तो दो संधियों में ही वो सारे के सारे निपटने हैं, यण में और अयादि में। तो अब अगर डिवीजन करेंगे तो फिर वहीं से अगर स्वरों को आधा आधा करना है तो कहां से करना है? ऋ से। तो आ को निकाल दो, आ के बाद जो ऋ तक बचे वो एक संधि में, और ऋ के बाद के जो बचे वो एक संधि में, और उनके साथ असमान वर्ण जुड़ेंगे। और असमान वर्ण का मतलब चूंकि स्वर संधि है तो जो असमान होगा वो कुछ और नहीं हो सकता, व्यंजन नहीं हो सकता। जो असमान भी होगा वो होगा क्या? स्वर ही होगा। तो अगली जो दो संधियां हैं वो इसके आगे बढ़ती हैं और पहली आ जाती है कौन सी? यड़ स्वर संधि। अब मैंने बताया कि पूरे वर्णों को निपटाना है और संधियां हमारे पास केवल दो है, तो आधे इसमें ले लें, आधे उसमें ले लें। अब आ तक तो निपटा चुके, अब क्या बचा? ई और ई।
ये कंडीशन ये बची। उसके बाद उ, और उसके बाद ऋण। अब ये बचे, अब इनके साथ जोड़ना क्या है? अगर आप एक एक वर्ण करेंगे तो अभी 7-8 संधियां और चाहिए, तो इनके बाद इनके अतिरिक्त कुछ भी जुड़ जाए। अब इनके बाद यही जुड़ जाएगा तो दीर्घ बन जाएगी, तो इनके बाद यही ना जुड़े, असमान स्वर जुड़ जाए, तो असमान वर्ण ना याद रखे, क्या याद रखना है? असमान स्वर याद रखो, ताकि चीजों में आसानी रहे। अब अगर ई के साथ असमान स्वर जुड़ेगा तो अब परिवर्तन थोड़े अलग तरह के होंगे। कैसे? ये जो ई है ये बदलेगी, ई बदलेगी, ई क्या हो जाएगी या, प्लस ये वाला जो असमान स्वर है वो वैसा ही बना रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर ये यहां पे ऊ आया हुआ है तो यहाँ पे ऊ की मात्रा चढ़ जाएगी, यानी यहां जो कुछ है वो वैसे ही बना रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। अब ऊ वाली कंडीशन में अगर क्या जोड़ा जाए? असमान स्वर। असमान स्वर, तो अब क्या होगा? जो ऊ है वो बदलेगा और क्या हो जाएगा? वाह। लेकिन ये वाला जो स्वर है ये नहीं बदलेगा, ये जैसा है वैसा ही बना रहेगा, जो कुछ है वैसा ही, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक। ऋण वाले में क्या होगा? ऋण वाले में अगर जोड़ा जाए असमान स्वर तो ऋण बदलेगा, और ऋण बदल के क्या हो जाएगा? रा। ठीक। और ये सब कैसे होंगे? आधे आधे। ठीक है, रा हो जाएगा और रा के साथ जो स्वर है वो जुड़ा रहेगा, बस ये बात याद रखनी है। ठीक, केवल इतनी बात याद रखनी है, ये स्वर ऐसा ही जुड़ा रहेगा। अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक और इसमें एक बेसिक अंतर ये समझिए, वहां के दोनों वर्ण मिलके कुछ एक नया बना रहे थे, दोनों मिलके कुछ नया बना रहे थे। यहां दोनों नहीं बना रहे, एक बदल रहा और एक जैसा है वो बिल्कुल वैसे ही बना रहेगा। एग्जाम्पल देख लो, पहला एग्जाम्पल है प्रति उत्तर। अब प्रति और उत्तर ये क्लियर करो, पहले इसको तोड़ लो। प्रति में प्रत रह गया, ये अलग कर दी, यही तो अलग करने की, उसी की तो संधि होनी। यहां ऊ अलग कर लो और पीछे जो भी है वो अलग कर लो, क्योंकि ये और ये तो वैसे ही बने रहेंगे, इनमें कोई अंतर आएगा नहीं। इनके बीच में संधि होनी है। अभी तक इनके बीच में संधि आती थी तो इनका एक संयुक्त रिजल्ट कुछ आ जाता था, यहाँ कुछ इकट्ठा होके आ जाता था एक, लेकिन अब इकट्ठा होके नहीं आएगा, ये ई बदलेगी केवल, और ऊ अपनी जगह पे जैसा है वैसा ही रहेगा। तो अब बदल के देख लो, पा और ता ये तो वैसे ही बना रहा, ये ई क्या होगी? या हुई। ठीक, ई जो है वो या बन गई। अब ये ऊ जो है वो तो ऊ रहेगा ही, ये बना। अब इसको आप इकट्ठा कैसे लिखेंगे? इतने को इकट्ठा कैसे लिखेंगे? देखिए, अब देखिए, ता जो है ये आधा है, इसको या के साथ जोड़ के लिखना है, तो अब इसका और कोई तो तरीका है नहीं, आधा ही लिखना पड़ेगा। तो ता हो गया आधा, या जो है वो भी आधा है, लेकिन ये ऊ अलग तो लिखा नहीं जाएगा, मात्रा के रूप में इसी के साथ जुड़ जाएगा। क्या हो गया? और पीछे जो कुछ जैसा लिखा है वैसे ही होगा। ठीक, क्लियर हुआ ये? एक और देख लो, एक और देखो, अति और अधिक। देखो, अब अति और अधिक में क्या बचा? अत ई, यही तो हो रहा है। इसके बाद आ और धिक अलग कर लो, क्योंकि इनमें कोई परिवर्तन होगा नहीं, ये जैसे हैं वैसे रहेंगे। अब इनको इकट्ठा करें तो अत और ई की जगह पे या, और ये छोटा आ और धिक, इस तरह से हो जाएगा। अब इनको इकट्ठा करो, आ और ता, फिर कैसा रह जाएगा? आधा ही। ठीक, और ये या जो है अभी आधा है, लेकिन इसमें छोटा आ जुड़ जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा। ठीक, अत्यधिक। अब समझिए, यहां से केवल संधियां महत्वपूर्ण नहीं है, कई बार आपके शुद्ध शब्द लिखने को आते हैं, तो शुद्ध शब्दों में ये वाला शब्द आपको कंफ्यूज करता है। क्यों? क्योंकि आपके बोलने का तरीका गड़बड़ रहता है। ये लिखो, कैसा लिखा है ये?
गलत लिखा है। और जनरली जब हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो मुंह से अत्यधिक ही निकलता है, अत्यधिक नहीं निकलता। तो हम जब गलत उच्चारण करते रहते हैं तो हमारे दिमाग में फीड होता है, जब ये हमें दिखेगा तो हमें लगेगा ये तो हम रोज बोलते ही है, ये तो ठीक ही होगा, और यही गलत होगा। तो सही कौन सा होगा? अत्यधिक, क्योंकि यहां अगर अधिक जुड़ा होता, बड़ा आ होता, तब तो अत्याधिक होता। अब यहां अधिक जुड़ा हुआ है, तो अधिक जुड़ा हुआ है तो फिर आ की मात्रा तो नहीं आएगी, केवल आ आएगा। ये दो जगह महत्वपूर्ण है। अगर आपको सही से संधियां समझ में आ गई तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि शुद्ध अशुद्ध वाले में 50 से 60% आप निपटा चुके हैं। सही से संधियों से ही आती हैं ज्यादातर अशुद्धियां। संधियां अगर सही है मतलब 50-60% आपने शुद्ध अशुद्ध वाला सही कर लिया, और संधियां तो सही कर ही ली। ये चीज क्लियर हुई? एक और एग्जांपल देख लो। मनु और अंतर, ठीक, इन दो को जोड़ना है। देखो मन इतना हो गया, क्योंकि ऊ निकाल लिया इससे हमने, अब ऊ को अलग कर लिया। ऊ में क्या जोड़ना है? आ जोड़ना है, और ऐसे इतना अलग। अब संधि यहां होनी है, और इनमें से बदलाव किसमें होना है? केवल ऊ में होना है। और ऊ जब बदलता है तो क्या बनता है? वह बनता है। ये जैसा है वैसा ही बना रहेगा। अब इकट्ठा करके लिखो। इतना हो गया आधा ना। वह जो है वो अभी आधा ही है, लेकिन ये छोटा इसमें जुड़ गया, ये पूरा हो गया। एक तो ये तरीका। फिर इसको आप चाहें तो अनुस्वार के रूप में लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। अनुस्वार भी तो लिखा जा सकता है, क्योंकि आधा ना है तो उसको अनुस्वार का स्वरूप भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से एक ये हो गया एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और देख लो। नहीं, मनवंतर, वो जो अनुस्वार है उसका उच्चारण हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम शब्दों को जानते हैं। उस हिसाब से अनुस्वार जो है वो आपको मुक्त अवस्था देता है। पांचों के लिए सेम होता है ना, 5 वर्ण है। अब अगर बिल्कुल एग्जैक्ट आपको बोलना है तो फिर क्या करेंगे? तो फिर उस वर्ण का इस्तेमाल करो। और उसके लिए बताया था कि वो एक लाइन वाले वर्णों में ही आता है। जैसे जनरली आप क्या लिखते हैं? ठीक, ये तो खैर कम लिखते होंगे, ये शब्द तो बहुत लिखते हैं, बहुत लिखते हैं। अगर आप एग्जैक्ट उच्चारण के दृष्टिकोण से देखें और शुद्ध व्याकरणिक दृष्टि से लिखें तो ये गलत है। ये गलत लिखा है, दिनांक सही नहीं लिखा है, ये किंचित भी गलत लिखा है। ठीक, यहां किसी का नाम अंजलि है? ऐसे ही लिखा होता, ऐसे ऐसे लिखते हैं मोस्टली, गलत है। ये ऐसे लिखते हैं, अब और ज्यादा गलत है। तो ये वाला थोड़ा तब भी ठीक है, ये वाला तो बिल्कुल गलत है। इसका अर्थ क्या होता है? हाँ, अंजुरी जिसको बोलते हो अंजलि होता है। ठीक, अंजलि, ला छोटी की मात्रा, बड़ी की, ये तो बिल्कुल नहीं गलत है, इसका तो कोई अर्थ ही नहीं, कतई बेकार। ये व्याकरणिक दृष्टिकोण से गलत। अब दिमाग में आएगा फिर सही कैसे होगा? क्या करना? आधा ना ऐसे, ये अब तो देखने में ही गंदा लग रहा है अब तो ऐसे क्लियर हो ही नहीं रहा, अब तो देखने में ही गंदा लग रहा है कि तो और ज्यादा खराब हो गया। दरअसल अच्छा, दिमाग में सवाल नहीं आया जब मैंने वो बताया था, वर्णमाला पढ़ाई थी, तो दिमाग में आपको एक सवाल आना चाहिए था। कौन सा? देखो, पहली लाइन का आखिरी वर्ण, ठीक है, नासिक के हैं ये, नासा से बोले जाते हैं, नाक से। ठीक, दूसरी का आखिरी वर्ण, तीसरी पंक्ति का आखिरी वर्ण, चौथी पंक्ति का आखिरी वर्ण, और पांचवी पंक्ति का आखिरी वर्ण। ये है, इनमें से इसका उच्चारण निकाल दो, क्योंकि मां और ना इसमें दोनों में ठीक ठाक अंतर है। इनके उच्चारण क्या है? अप्रोक्सीमेट एक ही है, लगभग एक ही है, थोड़ा, क्योंकि इन सबके स्थान पे बिंदी लगा दी, काम चल गया। ठीक, अब कौन ऐसा मूर्ख था जिसने जानबूझ के एक से काम चल रहा था 4 बना दिए? और अगर बना दिए तो हम तो बिंदी लगा के काम चला रहे हैं, इनकी जरूरत क्या थी? बेमतलब लोड बढ़ाया, 53 कर दिए, 49 में काम चल रहा था, क्यों बढ़ाए?
कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा। या ऐसे ही एक जगह और आए थे, उनका तो शायद मैंने बता दिया था, ड और ढा के बारे में। इनका उपयोग कैसे, ये गलतियां होती हैं और ये शुद्ध अशुद्ध वाले में काम है। दरअसल ये देखा जाता है कि जब कभी कोई शब्द लिखा गया है और वहां पे इनका उच्चारण हो रहा है, नासिक उच्चारण कोई हो रहा है, तो उसके बाद कौन सा वर्ण आया है ये देखा जाता है। उसके बाद जो वर्ण आया है वहां पे उस वाली लाइन के 5वें अक्षर का प्रयोग होता है। जैसे ये दिनांक है और ये यहां पे आया हुआ है नासिक वाला, तो का देखा जाएगा, मतलब यहां उपयोग होना चाहिए इंग्या का वाली लाइन में, का गा इंग्या, ठीक। और चाचा जाजा वाली लाइन है तो इसका उपयोग होना चाहिए। टाटा टाटा वाली लाइन है तो ड़ा का उपयोग होना चाहिए। अगली लाइन है ताता दादा वाली तो ना का उपयोग होना चाहिए। पापा बाबा वाली है तो मां का उपयोग होना चाहिए। यानी अपनी लाइन के ही वर्ण, 5वें वर्ण का उपयोग होना चाहिए। अगर अनुस्वार का उपयोग हुआ है तो ये रूल होता है। अब दिनांक सही लिखो, ये शब्द तो बड़ा लिखा होगा ना, अंक सही लिखा, तो गलत लिखा है ना, ऐसे लिखा जाएगा। तो अब तो कतई छीछा लेकर कर दी, तो ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं देखा, यही सही लिखा है, बिल्कुल सही, एग्जैक्ट यही लिखा है। क्योंकि का वाली लाइन में है, बाद में का आ रहा है, तो का आ रहा है उससे पहले जो अनुस्वार आया है वो इंग्या होगा, और वो भी कैसा है, चूंकि आधा आ रहा है तो इंग्या भी कैसी होगी, आधा। अच्छा ऐसे लिखा तो ठीक, किताब में ऐसे लिखा मिलेगा नहीं, ये भी समस्या है। हलंत मोस्टली अब जब से एनसीईआरटी ने कहा है तब से हलंत लगा के लिखा जाने लगा है। अब नई किताबें आप देखेंगे तो वहां द्वारा आपको ऐसे लिखा नहीं मिलेगा, ठीक, अब ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। देखना एनसीईआरटी की नई किताबें देखना, उनमें आपको द्वारा ऐसे लिखा नहीं मिलेगा, अब आपको ऐसे लिखा मिलेगा। एनसीईआरटी ने कहा कि बच्चा बड़ा हो जाता है तब तक ये नहीं जान पाता कि इन दो में से आधा कौन है, और दरअसल है कंफ्यूजन इस वाले में। तुम्हें आधा आंखों से कौन दिख रहा है, दिमाग नहीं लगाना है, आंखों दिमाग लगाना नहीं है, मैंने कहा आंखों से कौन दिख रहा है, वह दिख रहा है ना, तो आंखों से तो वह दिख रहा है यार, लेकिन है था। तो एनसीईआरटी ने कहा कि बच्चा बड़ा हो जाता है तब तक वो इसी बात पे कंफ्यूजन रहता है कि युद्ध में धा आधा है कि धा, उसको क्लियर नहीं होता क्योंकि लटक नीचे कौन रहा है, धा, तो उसको तो लगेगा जो लटक रहा है वही आधा है, और वो होता है पूरा, और दा होता है आधा। ऐसे ही द्वारा में नीचे कौन लटक रहा, युवा, और आधा लिखा भी है, दा तो पूरा लिखा है, वह आधा लिखा तो लगता हुआ ही आधा है। तो उन्होंने कहा कि इसको सही करके लिखो, ऐसे लिखो, पहले से बताओ ये आधा ये पूरा, ये आधा ये पूरा, ऐसे बताओ तो ठीक रहेगा। अब अंक जो है वो ऐसे भी, ऐसे तो लिखा ही जाता है, ऐसे तो लिखा हुआ मिलेगा नहीं। अगर किसी ने शुद्ध करके लिखा है ना तो वो ऐसे लिखा होगा, अंक ऐसे लिखा मिलेगा आपको, और ऐसे ही लिखा मिलेगा दिनांक। दिनांक अगर सही से लिखा हुआ आप देखेंगे तो ऐसे लिखा होगा, ये तरीका दिनांक लिख, सही दिनांक ये है, वो वाला नहीं, ठीक। अब सही अंजलि कैसे लिखा जाए, जा से पहले अनुस्वार आया है, जा से पहले आया तो चाचा जाजा वाली लाइन का 5वां वर्ण कौन सा है, वहां है, तो वहां पे सही जो है वो वहां होना चाहिए, ऐसे लिखा जाएगा। नहीं सॉरी, अरे भाई हाथ ही नहीं चल रहा सही, ये सही है, चाचा जाजा वाली लाइन में वहां है आखिर में, तो ऐसे सही है। ऐसे ही कौन सा लिखा था, किंचित, अब किंचित कैसे सही होगा, का के ऊपर बिंदु है मतलब चा से पहले बिंदु है, तो यहां वाले पे देखना है, जिस पे है उससे नहीं देखना, उसके बाद वाले को देखना है। तो चाचा जाजा वाली लाइन मतलब वहां भी क्या होना चाहिए, वहां, तो किंचित कैसे लिखा जाएगा, ऐसे, ये सही तरीका। हाँ हाँ, इसको पहले, ये कतई शुद्ध है, मतलब बिल्कुल शुद्ध है। हालांकि अभी जब आपको आगे व्यंजन संधि पढ़ाऊंगा तो व्यंजन संधि में आपको आएगा कि जहां पे ये लगाने हो आप अनुस्वार भी लगा सकते हैं। तो जब वहां इतनी छूट मिल जाती है तो फिर हम 5 जगह कंफ्यूज क्यों हो,
फिर हमें आसान पॉइंट रखो, बात खत्म। अब एक कौन सोचे कि चा पीछे आया कि छा पीछे आया, उसके बाद फिर हम आगे उस वर्ण को सोचे कि ये वाला लिखा जाना चाहिए, तो गलती हो जाएगी। लेकिन अगर दोनों तरीके का लिखा हुआ आता है तो याद रखिएगा ज्यादा शुद्ध वो है जिसमें आपने पंचम वर्ण एक्सप्लेन कर दिया, दिखा दिया कि नहीं ये वाला है, ठीक। और अगर इतना नहीं आता यहां तक तो फिर अनुस्वार, ठीक है। शुद्ध शुद्ध में याद रखना। और जब वो आएगी संधि आएगी तब भी याद रखिएगा, अगर केवल अनुस्वार वाला विकल्प है तो ठीक है। अगर एक एक विकल्प अनुस्वार सहित है और एक विकल्प पंचम वर्ण सहित है तो फिर प्रायोरिटी तय करनी पड़ेगी कि कौन से वाले को मानेंगे, पंचम वर्ण वाले को मानेंगे, ठीक। क्लियर हुए? इनकी जरूरत क्या है जरूरत है, बिना जरूरत के नहीं है, जरूरत नहीं होती तो इनका यूज नहीं करते, तो जरूरत है। अब इसमें देखो, अब यहां क्या कंडीशन आई, यहां बचा क्या, पित्त बचा, और पित्त में से अब क्या निकाल लें बाहर, ऋर, ठीक। उसके बाद क्या बचा, आ और ज्ञा, ठीक, इतना है। अब देखिए इसको जब हम जोड़ के लिखेंगे तो दरअसल लिखेंगे पी त और ऋर की जगह पे र और फिर आ और ज्ञा, ऐसे लिखेंगे। अब चूंकि ऐसा तो नहीं लिखा जाता, गंदा लग रहा है, और ठीक करो, इस बड़े आ को इस रा के साथ ज्वाइंट कर दो तो रा बड़ा हो जाएगा। अभी भी ठीक नहीं लग रहा। आप ये जानते हैं कि आधा ता और रा मिलके एक संयुक्त वर्ण बनाता है, कौन सा, त्रा बनाता है। तो फिर अब इसको क्या करें, ऐसे लिख, ठीक, पित्र और आज्ञा, पितराज्ञा। यण में चीजें क्लियर हुई, तीन बातें याद रखनी है। ई के साथ कोई भी अन्य स्वर आ जाए, कोई भी अन्य स्वर, चाहे आ जाए, ऊ आ जाए, ए आ जाए, ओ आ जाए, अन्य आ जाए, वही का वही ना आए, ई के साथ ई ना आए, क्योंकि ई के साथ ई आएगी तो पहली वाली संधि पे चले जाए, ठीक। तो ई के साथ कोई अन्य स्वर आ जाए तो ई बदलेगी और ई हो जाएगी या, ई बदलेगी और ई या हो जाएगी, लेकिन जो दूसरा वाला स्वर आया होगा वो उसी या में मिल जाएगा। छोटा आया है तो फिर या पूरा हो जाएगा, बड़ा आ आया है तो या पे डंडा लग जाएगा, छोटा ऊ आया है तो या पे ऊ की मात्रा लग जाएगी, बड़ा ऊ आया तो बड़े ऊ की मात्रा लग जाएगी, इतना होगा। अगर ऊ आया है और ऊ के साथ कुछ जोड़ा गया है तो ऊ बदलेगा अपने आप में, क्या होगा, वाह हो जाएगा। और उसके बाद जो मात्रा आई है वो वैसी लगा दी जाएगी, जैसी आई है वैसी लगा दी जाएगी। अगर ऋण के साथ कोई अन्य स्वर आया है तो ऋण बदलेगा, और ऋण बदल के क्या होगा, रा हो जाएगा, ठीक। और पीछे जो भी मात्रा आई है वो वैसी ही लगा दी जाएगी, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। अब मैं कुछ सेंटेंस वो बोल दूं, शब्द बोल दूं, उन्हें ऐसे ही आपको तोड़ना है। मैं पूरा सेंटेंस वो बोल रहा हूं, शब्द बोल रहा हूं, आपको केवल उसे तोड़ना है। लिखो, पहला शब्द लिखो, यद्यपि, यद्यपि, और ये खूब पूछा जाता है, यद्यपि, ठीक है। दूसरा शब्द लिखो, सत्यपि, सत्यपि, ऐसा। और पहला शब्द था यद्यपि, यद्यपि, दूसरा शब्द सत्यपि, तीसरा शब्द लिखो प्रत्यंतर, प्रत्यंतर, फिर प्रत्यर्पण, प्रत्यर्पण। अगला शब्द लिखिए इत्यादि, इत्यादि। अगला अग्न्याशय, अगला प्रत्युपकार, प्रत्युपकार। अभ्युत्थान, अभ्युत्थान, प्रत्युपकार, अभ्युत्थान। व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति। अभ्युदय, अभ्युदय, अत्युक्ति, अभ्युदय और अत्युक्ति।
तो थोड़े थोड़े करके तोड़ लीजिए, पहले इतना तोड़ो। अब ये भी ई वाले हैं सब, ठीक है। समय क्योंकि क्या आया है, या हर एक में या है, और उस या को ई बनाओ और उस पे जो मात्रा लगी उससे अगले वर्ण की, अगले शब्द की शुरुआत करो, बस इतना करना है। तो क्या, 1 मिनट और देता हूं, जिनकी स्पीड कम है वो भी साथ आ जाए। अब यद्यपि चूंकि ऐसा लिखा है, दरअसल यद्यपि अभी एनसीईआरटी ऐसे लिखवाती है, समझ में, इस तरह, और ये लिखा होगा तो आसान हो जाएगा ऐसे। ये सही तरीका है यद्यपि लिखने का। अब एनसीईआरटी की किताब में आपको यद्यपि ऐसे ही लिखा हुआ, जहां कहीं भी इस धा की जरूरत पड़ेगी वहां पे दा और या लिखा मिलेगा। अब नई किताबों में दा और या करके लिखते हैं, क्योंकि ये दा और या के मिलने से ही बनता है। विद्यालय भी ऐसे ही लिखा मिलेगा, विद्यालय लिखा होगा। बता दें, पहला देखो, यदि और अपि खूब पूछा जाता है, ये शब्द ही खूब पूछा जाता है, यदि और अपि। गलती कहां है, ऐसा अगर दिमाग में फीड है कि ऐसा होता है तो आसान है, नहीं तो अगर ये धा देख लिया तो या ही नहीं दिखता है, क्योंकि धा देखा तो या दिख ही नहीं रहा, या नहीं दिख रहा तो ये वाली संधि होने की संभावना ही खत्म हो जाती है। तो इसलिए ये बहुत पूछा जाता है। तो यद्यपि को ऐसा दिमाग में फीड कर लो कि ऐसा यद्यपि होता है, और ये वाला धा फीड कर लो। असल बात तो ये है, ये वाला धा दिमाग में बैठा लो कि ये धा मतलब आधा दा और या ऐसे होता है, ठीक। ये हो जाएगा सत्यपि, सत्य और अपि, ठीक। अगला प्रत्यंतर हो जाएगा प्रति और अंतर, ठीक। प्रति और अंतर, ऐसा ही अगला है, बिल्कुल सेम है। प्रति और अर्पण, फिर अगला इति और आदि, इति और आदि, ये भी अच्छा है, ये भी पूछा जाता है खूब, इति और आदि इत्यादि, इति और आदि। फिर है अग्न्याशय, बढ़िया प्रश्न है ये। अग्नि और आशय, देखो आमाशय होता है तो वो उधर था आम आशय, और इधर क्या हो जाएगा, अग्नि और आशय, ठीक, अग्न्याशय। प्रत्युपकार, तो प्रति और उपकार, प्रति और उपकार। अगला अभ्युत्थान, अभि और उत्थान, ठीक है, ये अच्छा है। क्यों, क्योंकि पहला जो शब्दांश है वो केवल एक शब्द, एक वर्ण का ही है, वी, बस इतना ही है, वी प्लस उत्पत्ति, वी प्लस उत्पत्ति। अगला अभि और उदय, ठीक है, अभि और उदय, ये अगला। अति और उक्ति, ठीक है, अति और उक्ति हो गया। सॉरी, सत्य बोल दिया था, हाँ नहीं, यही गलतियां, यही तो गलतियां होती है। सती और अपि होगा, ठीक है, सती और अपि होगा, क्योंकि सत्य पहले से ही होगा, फिर अपि योग लाएंगे सत्यापि हो जाएगा। नहीं सत्य होगा, नहीं सत्य नहीं होगा, सत्य होगा। अगर सत होगा तो सतापि हो जाएगा। फिर देखो, अगर आपने किया सत और अपि, जोड़ो, जोड़ के देख लो, आधाता कर लो, आधाता कर लो। आधाता करते ही एक तो ये होगी विसर्ग, वो व्यंजन संधि, भाई आधाता किया, आधा करते ही हलंत लग गया, हलंत मतलब हल संधि, हल संधि मतलब व्यंजन संधि। अच्छा फिर भी चलो जोड़ ही लेते हैं, इसको जोड़ो, छोटा आ दोनों मिलके तो क्या हो गया,
यहां कुछ नहीं है, इसमें छोटा आ जोड़ दो तो ये पूरा हो जाएगा। या कहीं से आ ही नहीं रहा, या नहीं आ रहा, और या लाने का केवल एक ही तरीका है, ई बदलो या बनो। ठीक, तो सती और अपी होगा, सती और अपी। ठीक, वो गलत है दोनों, ऐसा नहीं होता। हाँ सत्य ही होगा, सत्य और सती एक ही है। ठीक, अब और लिख लो थोड़े, ऊ वाले लिख लो, ये तो ई के हो गए, ऊ वाले लिख लीजिए। न्यून, 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 प्रत्यूष, न्यून, प्रत्यूष, प्रत्येक, अभी इसी में से है ये सब है। नधूर्मी, नधूर्मी, नध्यर्पण, देव्यर्थ, दिव्यागमन, सख्यागमन, सख्यागमन, सख्युचित, स्त्रीचित, दिव्यैश्वर्य, अन्वय, स्वागत, मध्वाचार्य, साध्वाचार, अन्वित, अन्वेषण, पित्रादेश, और मात्रानंद, और एक शब्द और, पितृनुमति, इनको करिए। कुछ इसमें बड़े महत्वपूर्ण है, न्यून, प्रत्यूष, अन्वित, अन्वेषण, स्वागत, अन्वय, स्त्रीउचित, ये कुछ महत्वपूर्ण है और इनमें गलती होने की संभावना रहती है, ये पूछे भी जाते हैं।
हो गए। देखो पहला न्यून है, नी और ऊन, नी ना पे छोटी की मात्रा और ऊन, नी और ऊन। ये चूंकि पहला जो पार्ट है वो केवल एक वर्ण का ही है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। गलती होने की संभावना रहती है कि यहां से कैसे टूटेगा, इधर तो एक ही अक्षर जा रहा है केवल अलग, तो हो सकता है वी और नी जनरली ऐसे ही आता है। प्रति और ऊष, ऊष में बड़ा ऊ रहेगा, क्यों? क्योंकि पीछे बड़ा ऊ दिख रहा है, उसमें तो कुछ करना नहीं, इसमें तो दिखेगा कि क्या रहेगा, बड़ा छोटा जो भी रहेगा। प्रत्येक, प्रति और एक। नधूर में, अब ये दिमाग में मैंने कब बैठा लो, धा मतलब दा और या, ठीक। तो अब ये कैसे बनेगा, नदी प्लस ऊर में, ठीक है, नदी रहेगा, इसमें भी वैसे ही है, नदी और अर्पण, दर्पण में नदी और अर्पण। फिर दिव्यर्थ, अब दिमाग में आएगा कि दिव्यर्थ में देव प्लस अर्थ किया जाए या देवी प्लस अर्थ किया जाए। अगर आपने देव प्लस अर्थ किया तो देवार्थ हो जाएगा, देवी प्लस अर्थ होगा, या बाहर निकालना है तो ई लानी पड़ेगी, ठीक है, या को हटाना है तो ई लगाना पड़ेगा, और छोटी ई का कोई मतलब नहीं निकलेगा, देवी का कोई मतलब नहीं होता है, तो देवी होगा, बड़ी ई होगी, तो देवी प्लस अर्थ, ठीक है। दूसरा बिल्कुल सेम है, कोई अंतर है ही नहीं, देवी प्लस आगमन, ठीक, ऊपर पहुंचे, सख्यागमन, हाँ, सखी प्लस आगमन, ठीक है, सखी प्लस आगमन। ऐसे ही दूसरा भी सेम है, सखी प्लस उचित, तीसरा, हाँ, ये इसमें देख नहीं रहा कि स्त्री भी लिखा जा सकता है, लेकिन स्त्री है, स्त्री प्लस उचित, स्त्री उचित का स्त्री प्लस उचित। अब एक बात और है, ये सारे शब्द अगर एक बार आंखों से गुजर जाएंगे तो दोबारा जब सामने आएंगे तो सही जगह से अपने आप टूटेंगे। अगर 2-3 बार इनको देख लोगे, बैक टू बैक रिपीट कर लोगे, तो ये अपने आप सही टूटेंगे। यहां भी देव प्लस ऐश्वर्य नहीं हो सकता, देवी प्लस ऐश्वर्य होगा। ये अच्छा है, पूछा जाता है खूब। अनु और अय, अनु और अय, ठीक है। वा क्यों आया, क्योंकि उ की मात्रा है इसलिए वो आया है। हाँ, ये स्वागत, सु और आगत, सु और आगत। मधु और आचार्य, ठीक है, मध्वाचार्य, मधु और आचार्य, बिल्कुल एग्जैक्टली वहां भी है। हाँ, साधु में बड़ा कंफ्यूजन होता है। साधु के मामले में याद रखो, साधु शब्द अगर किसी के साथ जोड़ा गया है और हो सकता है कि वहां पर दीर्घ संधि हुई हो, तो आपको कहीं कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा साधु, सा और धा पे बड़े ऊ की मात्रा, लेकिन ये अकेले कभी ऐसा नहीं लिखा होगा, फिर इसके पीछे कुछ होगा, क्योंकि वही जोड़ा गया तभी इसके स्वरूप में परिवर्तन आया। जनरली जो है साधु का की सही स्पेलिंग जो है वो क्या है, साधु, छोटे ऊ की मात्रा, ठीक, तो वही यहां होगा, जैसे यहां मधु है वैसे वहां साधु होगा, साधु प्लस आचार, ठीक। इसमें अनु प्लस इत, ठीक, अनु प्लस इत, यहां अनु प्लस एषण, ये तो रेर वाले आ गए। पितृ, नीचे चूल्हा लगेगा, ठीक है, पितृ प्लस आदेश, ये मातृ, मातृ, ठीक, ऐसे मत कर देना। ये क्या लिखा है, ये और ये दोनों लिखे में अंतर है, क्या अंतर है बताओ। हाँ, पहले वाले में रा लगा हुआ है, दूसरे वाले में रेर लगा हुआ है, बोलने में क्या अंतर है। हाँ, इसकी खासियत क्या होती है, इसका जो उच्चारण रहता है उसमें ई का ट्विस्ट रहता है, ई का भाव रहता है, पुट रहता है ई का, और उसमें आका रहेगा। इसको पढ़ेंगे मात्र, उच्चारण पे गौर करो, इसको पढ़ेंगे मात्र, इसको पढ़ेंगे मात्री, इसको क्या पढ़ेंगे, हाँ, इसको कृष्ण पढ़ेंगे, ठीक है, कृष्ण पढ़ेंगे, ना कि कृष्ण। कृष्ण कैसे लिखा जाएगा, कृष्ण ऐसे लिखा जाएगा। स्पेलिंग कृष्ण की देखिए अंग्रेजी में, आई, के आर आई, नट के आर ए, के आर आई रहती है, इसीलिए रहती है क्योंकि उसमें जो पुट आ रहा है वो पुट ई का आ रहा है, ना कि आ का। तो ऐसे ही यहां हो जाएगा मातृ आनंद, और इधर मैंने गलती लिख दिया वो मैंने ऑलरेडी त्रा बना दिया, त्रि बना दिया, त्रा होगा यहाँ,
रसूल रहेगा, मतलब अभी रहेगा, फिर बाद में जब टूटेगा तो फिर यही आ जाए, पितृ अनुमति हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? आगे देख लो, एक और संधि बची है, उसको भी आज ही निपटा लेते हैं, कल से व्यंजन शुरू करेंगे। अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। देखो, अब हमारे पास रह क्या गया, हम स्वरों को ही तो जोड़ रहे थे, समान जोड़ लिए पहले वाले में, फिर आ के साथ जो कुछ भी जोड़ना था सब कुछ जोड़ जाड़ के खत्म कर दिया, कहां तक? गुण और वृद्धि में, सब खत्म। यण में आए तो हमने क्या किया, समान वाले छोड़ के ई उ और ऋ में जो कुछ भी जोड़ा जा सकता था जोड़ दिया। अब हमारे पास बचा क्या है? ए ऐ ओ औ बचे, दो ही तो बचे, इन्हीं के साथ बचे हुए जितने हैं सबको जोड़ना है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे जरा समझो। अब एक कारण और हो गया, अभी हम छोटे बड़े एक ही जगह लिख रहे थे क्योंकि उनमें छोटे बड़े होने का कोई अंतर नहीं आ रहा था, जो भी हो रहा था अपने आप हो रहा था, छोटे बड़े का कोई अंतर नहीं आ रहा था। अभी हमें छोटा बड़ा अलग अलग लिखने पड़ेंगे, 4 जगह लिखेंगे। अब ऐसा नहीं किया कि ए ऑब्लिक ए, ठीक, और ओ ऑब्लिक ओ, ऐसा नहीं किया, अभी चारों को अलग अलग लिखेंगे। अब इनके साथ जोड़ना क्या है? असमान असमान वर्ण, असमान स्वर, वर्ण नहीं, वर्ण कहेंगे तो गलती रहेगी फिर, असमान स्वर। अब इनके साथ असमान स्वर जोड़ेंगे तो होगा क्या, समझिए। अगर ए है तो हो जाएगा ऐ, ठीक। अब बिल्कुल सेम कंडीशन, असमान स्वर अगर इसके साथ जोड़े तो अब थोड़ा परिवर्तन होगा और ये हो जाएगा आय। अभी तक ऐसा नहीं हो रहा था, बस यही बात दिमाग में रखनी है, ये केवल आयादी में होता है। बाकी जो छोटी ई का हो रहा था वही बड़ी ई का हो रहा था, जो छोटे आ के साथ हो रहा था वही बड़े आ के साथ हो रहा था, यहां नहीं होता। यहां अगर ए है तो ऐ रहेगा, और अगर ऐ है तो आय रहेगा, ठीक। अब ओ वाली कंडीशन में देखो, इसके साथ असमान स्वर जोड़े, ये सांप पे डंडा क्यों चढ़ रहा है, बार बार चढ़ जा रहा है, असमान स्वर। ऐसी स्थिति है तो ओ जो बदलेगा वो हो जाएगा औ, और अगर औ के साथ ऐसी स्थिति है तो हो जाएगा आ। अब 4 कंडीशंस बनी। अब दूसरी बात ये भी समझ लो, ये जो परिवर्तन हुए हैं ये किन के परिवर्तन है? ए ऐ और ओ औ के परिवर्तन है, लेकिन पीछे एक चीज और भी तो जुड़ेगी, कुछ ना कुछ, कोई दूसरा स्वर भी तो जुड़ेगा। तो जो दूसरा स्वर जुड़ेगा वो क्या करेगा? समान ही रहेगा, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। देखो, अब एग्जांपल देख लो, पहला एग्जांपल है ने प्लस अन, और इसमें बड़े छोटे छोटे एग्जांपल्स हों। पहला वाला वर्ण हो सकता है अकेले एक ही हो, एक ही अक्षर में हो जाए, पहला वाला जो पार्ट आएगा वो। देखिए, अब यहां पे इनको हम तोड़े, आधा ना और आधे ना में क्या है? ए है, ये पहला टूट गया। आगे आ है, और ना को और ज्यादा क्यों तोड़ेंगे, क्योंकि उसका कुछ होना नहीं है तो उसको वैसे बनाना है। संधि कहां है? ये ए के साथ आ आया हुआ है, क्या कह रहा है कि ए प्लस असमान स्वर, मतलब ए के बाद ए ना हो और कुछ भी हो, तो ए के बाद असमान स्वर आ गया। तो अगर असमान स्वर आएगा तो ये जो ए है ये बदलेगी, और ये बदल के क्या होनी है? ये बदल के होनी है अय, ऐसा होना है, इसका ऐ होना है, ठीक। बाकी किसी में कोई परिवर्तन नहीं आना, बाकी ये वाला जो स्वर है ये ऐसे ही उसके साथ जुड़ जाएगा। अब जरा देखो, निकल के आया क्या? आधा ना, ठीक, आधा आ, वो आधा ना और आ, आधा या, फिर उसके बाद आ, और फिर उसके बाद ना। अब ये आधे आधे जो है उनमें छोटा आ जुड़ जुड़ गया, वो पूरे पूरे हो गए, तो ना या न, तो ने प्लस अन मिलकर के क्या हो जाएगा? नयन, ठीक। अब पो प्लस अन, अगला देख लो, पो प्लस अन। अब इसमें क्या है? पा आधा है, इसमें ओ है, आ है और ना है। संधि कहां हो रही है?
ओ और आ के बीच में, संधि ओ और आ के बीच में है। अब ये पा आधा है, ये ओ बदलेगा, ओ बदल के क्या होना है, अब होना है, तो यहां अब कर दो, और आगे अन लिखा हुआ है ये। अब सबको इकट्ठा कर दो, ये आ इसके साथ आ गया, पावन नहीं हो रहा है, पवन हो रहा है। फिर ये आ वा के साथ आ गया, पावन कब होगा, हाँ ये पो की जगह पौ लिखाओ, पो की जगह पे पौ लिखाओ तो पावन हो जाएगा, क्योंकि फिर बड़ा आएगा, बड़ा आ इसके साथ जुड़ेगा, डंडा चढ़ जाएगा। इतना ही तो होना है, इसमें कोई कंफ्यूजन रह गया हो बताओ? बात क्लियर हुई? इस तरह से ये अंतिम संधि है स्वरों में। अब स्वरों में सब कुछ जुड़ गया, टोटल 5 संधियों में सारे स्वर आपस में जुड़ गए हैं। जब स्वर आपस में जुड़ते हैं तो स्वर संधि होती है, इतना क्लियर है। इसको आपने जितना लिखा होगा वो लिख लिया होगा, कुछ एग्जांपल्स इसके लिख लो जिन्हें कि आपको तोड़ के लाना है। ठीक, पहला शब्द लिखो नायक, नायक। दूसरा शब्द लिखो गायक, फिर लिखो विधायक, गायन, गायन, विनायक, विनायक, भवती, 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 हाँ भवती बोलते हैं, भवती। फिर लिखो भवन, भवन, पवित्र, पवित्र, गवीस, गवीस, फिर लिखो नवीस, नवीस, अब इस धुन में मत चले जाना कि आगे होगा रवीस, वो भी ऐसे ही हो जाएगा, रवीस ऐसे नहीं होगा। तो ऐसा जरूरी नहीं कि एक जैसे दिख रहे हैं तो फिर एक जैसे ही टूटेगा। अब रवीस कैसे टूटेगा, हाँ वो रवि प्लस ईस करके टूटेगा, ठीक है, रवि प्लस ईस करके टूटेगा। अगला पावन, 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 पवन का तो हो गया, पावन का कर लेना। धावक, धावक, और एक और लिख लीजिए पावक। धावक और धावक के बाद पावक, पावक माने पावक, अग्नि होती है, आग होता है, आग का पर्यायवाची है पावक। इनको तोड़िएगा,